आपका स्वागत है सर। देशोन्नति के स्पेशल सेगमेंट पथ प्रदर्शक समाज के नायक में। हमने आपके बारे में काफ़ी कुछ सुना है, काफ़ी कुछ पढ़ा है। आप एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने विदर्भ का पहला नेचर केयर सेंटर ओपन किया। आपने मोर देन 2 लैक्स प्लांट्स खुद प्लांट किए। आपने एक वृद्ध आश्रम खोला हुआ है। आपने गौ सेवा के लिए काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स लिए हुए हैं। आप लाइफ़स्टाइल कैसे मेंटेन करना है, कैसे मैनेज करना है, उसके ऊपर आपका काफ़ी अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। तो आज मैं चाहता हूँ कि आप अपने एंड से हमारी जितनी भी ऑडियंस है, उनको गाइड कीजिए कि नेचर क्यों ज़रूरी है, नेचर केयर सेंटर क्या होता है, कैसे आप लोग आज जो बढ़ती बीमारियाँ शुगर, आर्थरीज़ या अस्थमा जैसी बीमारियों को नेचुरली कैसे हम लोग क्योर कर सकते हैं? नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर संजय उगेमुगे है। मैं पेशे से कान नाक गला और कैंसर विशेषज्ञ हूँ। लेकिन पिछले 35 सालों से ये मेडिकल प्रैक्टिस करते हुए मुझे ऐसा ख़्याल में आ गया कि बहुत सारी ऐसी बीमारियाँ हैं जिसको होने से अपन रोक सकते हैं। तो उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैंने आज से मतलब 1997 में एक संजीवन सोशियो मेडिकल फाउंडेशन करके एक संस्था स्थापन किया। ये संजीवन त्रिसूत्री संस्था है, जिसमें वृद्ध सेवा, रुग्ण सेवा और गौ सेवा और साथ में ही पर्यावरण के पालन करने के हिसाब से प्लांटेशन है, बायोगैस प्लांट्स है, सोलर नॉन कन्वेंशनल एनर्जी और विंड एनर्जी का उपयोग करते हुए जो कार्बन जो बढ़ रहा है उसको कम करने की कोशिश किया। तो वो माध्यम से हम पिछले 26-27 साल से नागपुर से सिर्फ 22 किलोमीटर दूर पे एक पहाड़ी के ऊपर में ये प्रोजेक्ट शुरू किया था। तो सबसे पहले हमने तो वृद्धाश्रम शुरू किया। अब वृद्धाश्रम जो शुरू किया था उसके पीछे की मेरी जो सेंट्रल आइडिया थी, कल्पना थी कि व्हेन आई कैन टेक केयर ऑफ योर पेरेंट्स, व्हाई नॉट यू एट योर होम। तो ये सेंट्रल आइडिया से वो ऐसा नहीं था कि जो लोग अपने घरों में रह नहीं सकते, जिनको कुछ प्रॉब्लम है तो उन्होंने आके वृद्धाश्रम में रहना चाहिए, ऐसा मेरा कंसेप्ट नहीं था। क्योंकि मैं देख रहा था उस वक्त भी कि काफ़ी लोग वृद्धाश्रम की तरफ बढ़े जा रहे हैं और उसमें स्त्रियों की संख्या ज़्यादा है। तो मैंने उसके ऊपर थोड़ा-सा रिसर्च किया कि ये समाज में क्या हो रहा है, लोग अपने माँ-बाप को वृद्धाश्रम में क्यों जा रहे हैं? तो मुझे ऐसा ख़्याल में आ गया कि उसमें कुछ लोग खुशी से वृद्धाश्रम में जा रहे हैं, कुछ लोग फाइनेंशियल कैपेसिटी उनकी नहीं रहती उसके वजह से जा रहे हैं और कुछ लोग एक वहाँ आनंद मिलता। तो मतलब वृद्धाश्रम के फ़ायदे भी है और तोटे भी है। वो बहुत गहन विषय है कि जिसके ऊपर व्हाई पीपल आर गोइंग टुवर्ड्स टू द ओल्ड एज होम। तो हमने उसमें किया कि भाई चलो, जो लोग बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा नहीं कर सकते और जो लोगों को अब उसकी गरज है, यदि वो वृद्धाश्रम में नहीं रहे तो कोई बेसहारा है, तो उनके बच्चे नहीं हैं, तो कोई उसका कोई करने वाला नहीं है, या फिर उस प्रकार में है उसके पास पैसे और वहाँ आके वो अपनी फैसिलिटीज़ को एंजॉय भी कर सकता है और अपना बचा हुआ लाइफ ऐसा कर सकता है। दूसरा, जब देखा मैंने कि भाई इसको करने का है, तो ये जो पूरा के पूरा प्रोजेक्ट मैंने लोगों के मदद से ही खड़ा किया है। सरकार की अभी तक हमने 26 साल में 1 रुपए का भी अनुदान नहीं लिया है और उसको बताया जाए तो समाज में इतने सालों से डॉक्टरी पेशे में रहने की वजह से जो भी गुडविल थी, वो गुडविल के माध्यम से लोगों ने हमको मदद किया और उसी से ये प्रोजेक्ट खड़ा हो गया। आज कम से कम 35 से 40 हज़ार स्क्वायर फुट कंस्ट्रक्शन है और फिर उसको सेल्फ हेल्प करने की हमने कोशिश किया। तो सबसे विषय आता है कि उसको नेचुरल कैसा बनाएं। एक पहाड़ी थी शादी, तो उसको हमने प्लांटेशन करना शुरू किया और आज 25 साल में कम से कम 2 लाख झाड़ हमने वहाँ लगवाए, उनको बड़ा किया। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने हमको वृक्ष मित्र का अवार्ड दिया। फिर देखा कि भाई इसको सेल्फ हेल्प करने के और क्या तरीके हो सकते हैं, तो उसमें कि भी जो बिजली अपने को लगती है मेन कंपोनेंट, तो उसने फिर हमने नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज का उपयोग करना शुरू किया। विदर्भ का सबसे पहला बायोगैस पे बिजली जलाने वाला बनने वाला प्रोजेक्ट किया, वो आज भी चल रहा है 20 साल से। फिर विंड एनर्जी की एक विंड मिल लगाई और फिर सोलर लगाया। तो जब विदर्भ की जनता को सोलर के बारे में इतना ज्ञान नहीं था, उस वक्त मैंने आज से 20 साल पहले एक सोलर प्लांट लगाया था, सिर्फ 3 किलोवाट का। एक डाउट था सर मेरा, जैसे कि आपने बताया कि हमने वृद्ध आश्रम, वृद्ध सेवा के लिए हमने एक इनिशिएटिव लिया था आपने। तो आपने बताया कि कुछ लोग वहाँ अपनी मर्ज़ी से आते हैं, कुछ लोग फाइनेंशियल क्राइसिस के कारण आते हैं,
कुछ लोग छोड़ जाते हैं अपने पेरेंट्स को तो वो आते हैं। तो आपने उन सबको एक जगह दी रहने की, आपने उनकी सेवा की। आजकल सब करना चाहते हैं, लाइक किसी के अंदर रहता है कि हम भी वृद्धाश्रम खोलते हैं, हम भी सेवा करते हैं, है ना? बट फंडिंग का इश्यू आता है। तो जब आपने ये इनिशिएटिव लिया, तो ये फंडिंग्स कहाँ से अरेंज किया आपने? एक तो आपने बताया कि आपका गुडविल था, आपने वहाँ पे लगाया सब। क्या कहीं और से भी फंडिंग आपने अरेंज करवाई, या गवर्नमेंट का सपोर्ट था, या कुछ इंस्टीट्यूशंस का सपोर्ट था? गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं लेना ऐसा पहले से हमारा कंसेप्ट था। तो जैसे भी मैंने आपको बताया कि लोकाश्रय पे ही ये खड़ा हुआ। तो किसी ने मतलब कंस्ट्रक्शन के लिए किसी ने सीमेंट दे दिया, किसी ने रेती दे दिया, किसी ने गिट्टी दे दिया, किसी ने लोहा दे दिया। उसको थोड़ा-थोड़ा करके करते एक-एक जैसी-जैसी हमारे को वो जी। मिलता गया, वैसा-वैसा बनाते गए। तो आज जो टाइम चालू है, आज भी आपकी ये चीज़ें चालू है, वृद्धाश्रम चालू है आपका। जी। तो आज भी क्या बाहर से फंडिंग आती है, या मतलब आप उसको कैसे मैनेज करते हैं? उनका खर्चा, नहीं, उनका कुछ रहना, लोग खाना? ऐसा है, कुछ लोग पे एंड स्टे रहते हैं, कुछ ओके। लोग उसको पैसे देते हैं, कुछ लोग जो नहीं देते हैं तो उनके लिए फिर हम स्पॉन्सर्स ढूँढते हैं। ओके। But maximum 60-70% लोग दे people pay for their stay, but it is very nominal. ओके। We charge only 6,000 rupees per month for their food, stay, and whatever best medical facilities we can give to them. जी। और दूसरा जो आप पूछ रहे हैं कि फंडिंग का है, तो कुछ सीएसआर के माध्यम से फंड करके ओके। इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट करने की कोशिश करते हैं, या जैसे सोलर पावर प्लांट्स है। मैं जो बता रहा था कि भी बिजली का खर्चा कम होने के लिए हमने सोलर पावर प्लांट बना लिया है। आज जी। मेरे पास कम से कम 30 से 35 किलोवाट के सोलर प्लांट ओके। लगे हुए हैं। फिर गर्म पानी जो है वो सोलर के वाटर हीटर के माध्यम से होता है। जी। फिर सोलर कुकर में हमारा कुछ खाना बनता है। हाँ जी। तो इस प्रकार से बिजली का जो रिक्वायरमेंट है वो टोटल नील कर दिया है। जी। इसलिए फिर उसकी कॉस्ट नहीं लगती। और फिर उसको सपोर्टिव क्या करना है, तो 2 बायोगैस प्लांट लगाए, तो एक बायोगैस प्लांट पे बिजली बनती है, एक बायोगैस प्लांट पे खाना बनता है। जी। तो उसके लिए गौशाला किया, तो वही उनका जो ये गोबर निकलता है, वो गोबर से बायोगैस प्लांट होता है, जी। और उसका जो खाद निकलता है, एंड प्रोडक्ट जो है, वो वहाँ के हमारे झाड़ों के लिए और हमारे बाकी के बगीचों के लिए काम में आता है। तो ये कंटिन्यूअस साइकिल, विशियस साइकिल बनानी, इसमें कॉस्ट नहीं लगती है। मतलब हमें गैस सिलेंडर बाहर से लेते नहीं, बिजली हमारी खुद की है, सब्जी वहीं निकलती है, कुछ थोड़ा-सा अनाज उसमें से निकलता है। सो कॉस्ट जो है वो कम है। फिर जो बचा हुआ है, तो दूध बेच के जो पैसा आता है उसमें किराना और थोड़ा-सा जो भी बचा हुआ अनाज मिल जाता है। काम करने के लिए हमारे पास वॉलंटियर्स लोग हैं, तो मतलब एम्प्लॉयी करके नहीं है, वो सेवक करके सेवा। है। तो उनकी जो बेसिक नीड्स है उसको कंप्लीट कर दिया है, तो दे गिव अ सर्विस, बिकॉज़ उनको फैसिलिटीज़ मिल रही है और हमको उनके काम। माध्यम से जी। काम मिल रहा है। जी। तो इस जी। प्रकार से। और दूसरा फिर कैसा है कि समाज में इतने सारे डोनर्स होते हैं, जी। कि जैसे हमारी एक योजना है कि 1 दिवस वृद्धाश्रम में, मतलब अ डे इन आश्रम। तो उसके यहाँ आप अपना बर्थडे है, आपका कोई मेमोरेबल डे है, तो उस दिन का आप अन्नदान कर सकते हैं। जी। तो वो माध्यम से मिल जाता है। तो 26 साल से वो हो रहा है, चल रहा है, मतलब कहीं रुका नहीं है। लेकिन कोरोना के बाद में मेरे को ऐसा ख्याल में आ गया, कोरोना की जो स्थिति थी, कि भई कोरोना में काफ़ी सभी लोगों को दिक्कतें हुई। तो हमारे वृद्धाश्रम में भी कई लोगों की मौतें हुई। उस वक़्त जो देखा गया एज़ ए डॉक्टर कि भई ये सब चीज़ें, या बताया जा रहा था ऑब्ज़र्वेशन में, कि भई जिनकी इम्यूनिटी कम है, तो जिनकी इम्यूनिटी कम है उनको वो ज़्यादा एग्रेसिव डिसीज़ हो रहा है, और दे कैन डाई ऑल्सो, लोग मरे भी हैं उसमें। तो उसके ऊपर करने के बाद लगा कि भई वी आर गोइंग अवे फ्रॉम द नेचर। अब नेचर का ऐसा है कि नेचर ही सबसे बड़ा गुरु है। जी। जी। भई जो अपना जन्म होने से मृत्यु तक नेचर के हिसाब से ही उसके चला जाए। तो जो नेचर है, तो ये अपन ने लोगों की आजकल की ये इसमें लाइफ़स्टाइल इतनी बदल गई है, कि उसके वजह से बहुत सारे रोगों के लोग शिकार हो गए हैं। अब मेनली देखा जाए तो डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, पेट की तकलीफ़ है, जॉइंट पेन्स है, जो मेनली मैक्सिमम हर आदमी को हो रहा है। तो मैंने उसके ऊपर फिर पूरे देश के निसर्गोपचार केंद्र में जाके देखा, कुछ लोगों से चर्चाएँ की, कुछ जाके वहाँ ट्रीटमेंट्स लिया। तो ऐसा लगा कि भई आज ये विदर्भ में एक निसर्गोपचार रेसिडेंशियल यदि अपन ने बनवाया, तो लोगों की उसमें सेवा हो सकती है। जी। फिर वो उसको खड़ा करने के लिए हमको समाज में लोगों ने मदद किया, मित्रों ने मदद किया, किसी ने इक्विपमेंट्स लेके दिए। एक क्वेश्चन था सर, जैसे आपके माइंड में थॉट आया कि अब मुझे रेसिडेंशियल सेवा केंद्र एक खोलना है विदर्भ में पहला, तो वो खोलते समय आपको कौन सी मुसीबतों का सामना करना पड़ा? लाइक एक ऑब्स्टिकल्स आते हैं
कभी फाइनेंशियल इशू हो जाता है, कभी साथ वाले साथ छोड़ देते हैं, क्या कर रहा है भाई, थोड़ा सा दान दे दो और सेवा तो हो ही जाएगी। तो आपने वो मन कैसे बनाया कि मुझे इतनी बड़ी एक फाउंडेशन तैयार करनी है? नहीं, ऐसा है, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर मेरे पास खड़ा था ऑलरेडी, वृद्धाश्रम के माध्यम से जो हुआ था, वही चीज़ को मैंने मॉडिफाई करके ओके। ट्रीटमेंट सेंटर उसी में बनाया। कुछ रेसिडेंशियल वृद्धाश्रम की जो कैपेसिटी थी उसको कम करके उसमें के कुछ रूम्स और कॉटेजेस इसमें कर दिया, क्योंकि अपने को शुरुआत थी। जी। और फिर फायनान्शियल प्रॉब्लेम्स तो आते ही आहे, क्योंकि मराठीमध्ये असं म्हटलं जातं की अर्थाशिवाय सगळं व्यर्थ आहे. पण कैसा होता गया कि सपोर्ट होते गया। मैं आपके पास आया तो आपने बोला कि भाई आपको क्या चाहिए? तो हमको किसी ने इक्विपमेंट्स खरीद के दिए, तो किसी ने फर्नीचर खरीद के दिया, तो इस प्रकार से वो सब जुट गया। मतलब खाना खाने को बैठते वक़्त थाली में ऐसी 5 चीज़ें ऑटोमेटिक आते गई, तो फिर अपना कॉन्फिडेंस बढ़ते गया और लोगों ने सपोर्ट किया, अभी भी लोग सपोर्ट करते हैं। जी। तो चल रहा है, उसको अपन सेवा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरा बेसिक लोगों को बताने का यही था कि भई अपन नेचर से बहुत दूर चले गए। जी। पुराने ज़माने का यदि आप देखते थे तो पुराने ज़माने में गाँव खेड़े में सुबह कैसी होती थी, लोग चलते थे, वो प्योर दूध मिलता था, वो प्योर खाना मिलता था। तो उस ज़माने में उतना स्ट्रेस नहीं था, तो लोगों में डायबिटीज़ या ब्लड प्रेशर की बीमारियाँ गाँव खेड़े के लोगों में नहीं दिखती थी। जी। तो अभी कैसा हो गया कि शहरों में जैसी ही पब्लिक आ गई, तो लाइफ़स्टाइल मैनेजमेंट हो गया। जी। और सबसे इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है कि भई नेचर के साथ करना है तो मतलब द टाइम, कोई भी चीज़ करने का एक टाइम होता है। तो अपन ऐसा देखा जाता है कि अपने 100 लोगों का यदि सर्वे किया तो उसमें से 60-70 लोग तो आळशी होते हैं। जी। आज करेंगे, कल करेंगे, फिर कल जिम लगाना है तो कल करेंगे, परसों करेंगे। जी, जी, जी। तो ये जो है दूसरा पदार्थ होता है, पदार्थ का मतलब खाने-पीने की जो चीज़ें होती हैं वो होती है। और तीसरा ऐसा है कि उसका स्थल क्या है? तो ये तीनों चीज़ें नेचर के साथ प्राकृतिक चिकित्सा में उसका महत्व होता है। फिर ये प्राकृतिक चिकित्सा ऐसी है कि भई नेचर में क्या है? तो इसमें जो ये है तो पानी की चिकित्सा होती है, मतलब जो नेचुरल जिसको हाइड्रोथेरेपी कहते हैं। फिर मृदु चिकित्सा मतलब जो मट्टीलेपन है, ये सब चीज़ों की क्या आप सर क्या आप हमको नेचुरल वेज डिटॉक्सिफाई बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने के कुछ वेज बता सकते हैं? नेचुरली कैसे किया जाता है? बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने के लिए जो क्रियाएँ होती है, जी। जो जैसे साइनसेस और नाक को साफ़ करने के लिए वो करते हैं। जी। जो पॉट होता है उसमें से पानी डाल के नाक एक साइड से नाक से पानी डाल के दूसरे साइड से निकालना है तो वो क्लीनिंग हो जाता है, आँखों की क्लीनिंग होती है। फिर वमन होता है, मतलब उल्टी करके भी होता है। फिर इनिमा होता है। तो ये सब क्रियाओं से क्या होता है कि डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ बॉडी होता है। फिर मसाज इज़ अ बहुत इम्पोर्टेंट थिंग। फिर मसाज के अलग-अलग प्रकार है। अब शरीर में जैसा मसाज करने के बाद पसीना आता है, उसके बाद स्टीम बाथ होता है, तो वो अग्नि आ गया। जी, जी। इधर मसाज हो गया। तो उससे क्या होता है कि टॉक्सिन्स पूरे शरीर के निकल जाते हैं। फिर मसाज के अलग-अलग प्रकार है। ऑयल मसाज होता है, स्वीडिश मसाज होता है, पोटली मसाज होता है, वाइब्रो मसाज होता है, फिर स्क्रब मसाज होता है। हल्दी के साथ में वो मिला के स्टार्च मसाज होता है। तो हर एक माध्यम से मतलब ये घर्षण की पद्धति हो गई। तो ये घर्षण मतलब आंतरिक शुद्धि और बाह्य शुद्धि, ये दोनों शुद्धि में डिटॉक्सिफिकेशन बॉडी का मतलब। फिर मर्द बात इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। जी। पूरे शरीर को मट्टी को लगा देते हैं तो उससे वो पूरी उष्णता को खींच लेता है। सो ये सब नेचुरल वे है। जैसे कि सर आपने स्टार्टिंग में बताया कि लाइफस्टाइल मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। तो आज अगर हम सिटीज़ में देखें, सो वी आर मोर टूवर्ड्स बर्गर, सैंडविच, जंक फूड की तरफ हम बहुत ज़्यादा हो गए हैं, क्योंकि इसका भी एक रीज़न है कि वो हमको जल्दी बन मिल जाता है बना के, या फ्रोज़न फूड्स की लिए फ्राई किया और बन गया। तो आजकल बिज़ी लाइफस्टाइल इतना हो गया कि आप घर पे जाके रोटी बना के, सब्ज़ी बना के, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है ये। तो लोग जंक फूड को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, उसी में हेल्दी ऑप्शंस ढूंढने लग जाते हैं। तो आप कैसे लोगों को प्रेरित करेंगे कि आपको नेचुरल ज़्यादा चीज़ें कंज्यूम करनी चाहिए? ऐसा है कि सबसे इम्पोर्टेंट रोल यदि है अपने बॉडी का और निरोगी रहने का तो पूरा आहार पे है। जी। हम कोई भी चीज़ हो गया तो उसको गोली ले लेते, दवाई ले लेते। जी, जी, लेकिन नेचुरोपैथी का ऐसा मानना है कि नेचुरोपैथी का जो फ़ायदा है कि आपका आहार ही आपका दवाई है। जी। आपका आहार यदि सही रहा, आपका आहार यदि पौष्टिक रहा, तो आपको बीमारियाँ हो ही नहीं सकती। जी। अब लेकिन लाइफ़स्टाइल में कैसा है कि किसी को टाइम नहीं मिल रहा है। जी।
किसी के पास पैसा नहीं है, जी, तो जो चीज़ अवेलेबल हो रही है और फैशन के नाम से अपन उसमें चले जा रहे हैं कि नई चीज़ आ रही है कि जैसे आज से 25 साल में पहले आ गया तो नागपुर में एक ही पाव भाजी का स्टॉल था, जी, आज 500 हो सकते हैं। हाँ जी, तो फिर पाव भाजी कौन खा लेता है कि जिसके पास उस ज़माने में 2 रुपए 3 रुपए में मिल जाती थी तो वो खा लेता था। तो अभी कैसा है कि वो सब चीज़ों की आदत जब लग जाती है किसी को तो वो हो जाता है। तो फिर आहार यदि अपना संतुलित रहे कि भई अपन उसमें ये जो अपने फाइबर से रिलेटेड हरी सब्जियाँ है, फ्रूट्स है जी, और जिसमें पौष्टिक सब चीज़ें मिलती है जिसको हमारे साइंस में बैलेंस डाइट कहते हैं जी, कि उसमें पूरे विटामिन्स भी होना चाहिए, उसमें सिर्फ़ उसका दिखना अच्छा नहीं होना चाहिए पर उसमें हर चीज़ होना चाहिए। विटामिन्स होना चाहिए, मिनरल्स होना चाहिए, जो भी अपने को सत्व लगते हैं वो सत्व उसमें होना चाहिए। तो आहार यदि ये किसी आप कभी कोई ऐसे नेचुरोपैथिक कैंप में गए तो वो आपको सुबह सिर्फ सूप दे देते हैं। वो सूप में 10 प्रकार की सब्जियाँ रहती है और डाइजेस्टिव भी कुछ चीज़ें डाल देती है। फिर दोपहर के खाने में आपको सिर्फ फल दे देते हैं या फिर स्प्राउट्स दे देते हैं। तो उसमें से आपको वो मिलता है और शाम को और कुछ तो भी सब्जी वो मिला के मतलब कैसा है कि कोई भी खाने में सब्जियाँ 70% होना चाहिए और 30% अनाज होना चाहिए। ओके, लेकिन अपना कैसा रहता है कि अपन दाल, चावल, सब्जी, रोटी और नेचुरोपैथी के रूल से 2 फूड्स टुगेदर नहीं लेना चाहिए। यदि आप रोटी खा रहे हैं, तो आप चावल नहीं खाना चाहिए। आप चावल खा रहे हैं, तो आप रोटी नहीं खाना चाहिए। तो ऐसा करने से क्या हो जाता है कि वो उसका बैलेंस हो जाता है। तो मेरा लोगों को ये कहना रहा है कि थोड़ा-सा पौष्टिक आहार दिए, बाकी ये जो आप बोल रहे हैं फ़ास्ट फूड है या फिर ये जो नई-नई चीज़ें निकली है, इससे जो आपकी कैलोरीज़ की रिक्वायरमेंट है, इससे ज़्यादा कैलोरीज़ मिल रही है और आपको उसको आप वो नहीं कर रहे, कंज़्यूम नहीं कर रहे। आपकी समझो 1000 कैलोरी की रिक्वायरमेंट है, आपने 1500 कैलोरी ले लिया तो 500 कैलोरी आपके पास हो गई, वो आपका फैट बढ़ गया, आपका वज़न बढ़ गया और जैसे ही वज़न बढ़ गया, फिर ये बीमारियाँ चालू हो जी। रक्तवाहिनी को प्रेस करेंगी तो ब्लड प्रेशर होएगा, फिर उसको होगा तो आपको जॉइंट्स पेन चालू हो जाएगा, फिर आपको टायर्ड हो जाएगा, वो डायबिटीज़ हो जाएगा। सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ बीच में। जैसे कि आपने बताया कि नेचर केयर सेंटर में आपकी जो शुगर है या दूसरी बीमारियाँ वो नेचुरल वे से ख़त्म की जा सकती है। क्या आप थोड़ा सा बता सकते हैं कि एक शुगर पेशेंट जो कि आज बहुत ज़्यादा फैल रही है वो बीमारी हमारे बीच में लोगों को काफ़ी लोगों को बीमारी वो कवर कर चुकी है, तो नेचर कैसे उसको क्योर करता है, एक नेचर केयर सेंटर उसको नेचुरली कैसे रिड्यूस करने में हेल्प करता है? डायबिटीज़ मैनेजमेंट नेचर क्योर में सबसे इम्पोर्टेंट है डाइट का रोल। हम तो पहले असेस करते हैं कि भाई कोई ये है तो ये इसमें इसको डायबिटीज़ क्यों हुआ है, तो उसकी ईटिंग हैबिट्स, उसकी कैलोरी की रिक्वायरमेंट और उसने क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए और कितना खाना चाहिए, तो वो प्रकार से उसको वो देना चाहता है। साथ में एक्सरसाइज इज़ अ मोर इम्पॉर्टेंट पार्ट इन मैनेजमेंट ऑफ डायबिटीज़। तो जैसे कोई नेचुरोपैथी सेंटर में कैसा होता है कि सुबह 6 बजे से शाम को 8 बजे तक पूरा वो साइकिल होता है। तो सुबह 6 बजे पहले योगा होता है। तो योगा मतलब एक एक्सरसाइज। योगा इज़ अ वेरी इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट। तो क्या सर, डायबिटिक मैनेजमेंट। जैसे आप बता रहे हैं कि योगा इम्पॉर्टेंट होता है, बेसिकली एक्सरसाइज, और आपका फूड ज़्यादा मैटर करता है, टाइम टू टाइम ईटिंग मैटर करता है, तो क्या ये सारी चीज़ें अपना कर विदाउट एनी एलोपैथी ट्रीटमेंट हम क्योर कर सकते हैं खुद को? ज़रूर कर सकते हैं कि अपनी लाइफ़स्टाइल मैनेजमेंट जो हम वहाँ से देते हैं, डिटॉक्स करते हैं, 7 दिन 10 दिन से ज़्यादा तो नेचुरोपैथी सेंटर में नहीं करेंगे, लेकिन वो आपके शरीर को और आपके माइंड को जो एक सॉल्यूशन दे दिया है, एक रास्ता दे दिया है कि आपको ये करना है कि आपको सुबह नाश्ते में क्या खाना है, आपको खाने में क्या खाना है, आपको कौन से टाइम में खाना है, कौन सी चीज़ नहीं खाना है। और वहाँ वो किया जाता है तो उनकी शुगर होती है, साथ में फिर उनका हमारे पास हाइड्रो एक्यूप्रेशर थेरेपी यूनिट है, तो उसमें एक्यूपंक्चर होता है, एक्यूप्रेशर होता है। तो ये माध्यम से क्या हो जाता है कि बॉडी की कैलोरी की रिक्वायरमेंट तुमने कम डाला शरीर में तो आपके कहने का मतलब है कि अगर एक शुगर पेशेंट सिर्फ अपनी डाइट पे ध्यान देता है और एक्सरसाइज पे, तो वो अपने आप को ठीक कर सकता है, रिवाइव कर सकता है। लेवल कैन बी रिड्यूस्ड। तो जैसे आपने बोला कि हमने स्टार्टिंग में बात की थी कि स्ट्रेस लेवल बहुत बढ़ रहा है आजकल, तो आजकल हम देख रहे हैं कि जो बच्चे जॉब कर रहे हैं या जो कॉरपोरेटिव लोग होते हैं उनमें स्ट्रेस बहुत बढ़ रहा है और वो जाते हैं ट्रिप्स करने, कभी लोनावला चले गए, कभी शिमला चले गए कि यार चलो स्ट्रेस कम होगा, एक हफ़्ता घूम के आते हैं। तो आप ऐसा क्या उनको एडवाइस देना चाहते हैं
नेचर से रिलेटेड, या आप घर पे कुछ ऐसी चीज़ें अपना सकते हैं जैसे आपका स्ट्रेस लेवल कम हो जाए, नेचुरल चीज़ें जैसे इंडोर प्लांट्स, ऐसा कुछ अगर आप सजेस्ट कर पाएँ? नहीं, कैसा है कि स्ट्रेस इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट नाउअडेज फॉर द मैनेजमेंट। कि जो अभी आईटी में काम करने वाले बच्चे हैं, ये 12-12 घंटे 20-20 घंटे काम करते हैं। तो इनके माध्यम से क्या हो गया कि उनको वर्कलोड इतना ज़्यादा हो गया कि वो कोप अप नहीं हो पा रहे। उसके वजह से देखो ये सब चीज़ों में आदमी की तबीयत अच्छे रहने के लिए उसके आहार के साथ में उसको कम से कम 7 घंटे की नींद ज़रूरी है। सो दैट योर बॉडी गेट्स गुड स्लीप, देन योर माइंड एंड एवरीथिंग विल प्रॉपर। तो इनको नींद बराबर होती नहीं है। फिर कंटिन्यूअस लैपटॉप पे काम करने से उनको नेक में पेन होना चालू हो जाता है, बैक में पेन होना चालू है, लेकिन वर्कलोड इतना रहता है कि वो स्ट्रेस की वजह से वो कोप अप नहीं कर पा रहा था, देन ही बिकम सिक, फिर वो हो जाता है। तो मतलब ऐसा एक सर्वे है कि भाई ये आईटी प्रोफेशनल में सिकनेस का या नॉट रिपोर्टिंग टू द ड्यूटी का काफ़ी इफेक्ट होता है, बिकॉज ऑफ देयर बॉडी इज़ नॉट सपोर्टिंग देयर वर्क कल्चर। तो इसमें करने के लिए ऐसा है कि उनका जो रेगुलर चेकअप होना चाहिए और एक्सरसाइज उनको मिनिमम होना चाहिए। बाकी की जो हैबिट्स है इसमें नेचर क्या रोल प्ले करता है? अब तक आपने जो बताया वो बताया कि प्रॉपर डाइट हो, प्रॉपर एक्सरसाइज हो, प्रॉपर स्लीपिंग शेड्यूल हो उनका। क्या नेचर का आपने यहाँ पे जिक्र ही नहीं किया? नहीं, नेचर का कैसे ऐसा है कि नेचर मतलब ये जो नेचुरोपैथिक प्रोसीजर्स होती है, तो उन्होंने सुबह मॉर्निंग वॉक करना चाहिए थोड़ा देर को, तो बॉडी उनकी वो परफेक्ट उनको साथ देंगी। फिर डाइट का भी ख्याल रखना है। मतलब वो जिसको आईटी पार्क में काम कर रहा है, आईटी इंडस्ट्री में काम कर रहा है, वो जाके सुबह गार्डन में अपना आधा घंटा 1 घंटा जा सकता है, कुछ एक्सरसाइज कर सकता है, कुछ योगा कर सकता है, कुछ जिम कर सकता है। तो ये सब चीज़ें करने से दीज आर द नेचुरल प्रोसेस। मतलब उसको नेचुरोपैथी सेंटर में जाना ऐसा नहीं, फॉर सम टाइम ही कैन कम, ही कैन गेट द नॉलेज, द सेम थिंग ही कैन कंटिन्यू एट योर ओन। सो दैट इज मतलब जो चीज़ वो आज नहीं कर पा रहा है और लोगों में फिर वजन तो आपके कहने का मतलब है कि एक स्पेसिफिक एक आदमी जो सिटी लाइफ जी रहा है वो भी नेचुरल केयर से ठीक हो सकता है, नेचुरल वे से ठीक हो सकता है। ऑल दे हैव टू डू इज दे हैव टू पे अटेंशन ऑन देयर स्लीपिंग शेड्यूल, ऑन देयर डाइट, और उनके लाइफस्टाइल को बेसिकली इम्प्रूव करना है, टाइम टू टाइम चीज़ें करनी है, पौष्टिक आहार खाना है, जंक फूड को अवॉइड करना है। स्मोकिंग है, अल्कोहल है, या बहुत सारी मैक्सिमम यूज़ ऑफ नॉन वेजेस है। सर जैसे स्मोकिंग तो आजकल बहुत नॉर्मल हो चुका है, बहुत लाइक बिलो 18 के बच्चे भी आजकल स्मोक करते हैं, है ना? तो बहुत कैजुअल हो गया, इट्स जस्ट लाइक हैविंग अ सॉफ्ट ड्रिंक, जैसे लोग लेते हैं वैसे ही लोग सिगरेट स्मोक करते हैं। तो आप उस चीज़ को कैसे एक मुझे आप सॉल्यूशन दीजिए कि एक यंग बच्चा जो अभी अभी सिगरेट पे लगा है वो कैसे छूट सकता है? नहीं, देखो कोई भी चीज़ छोड़ने के लिए उसको खुद के मन की तैयारी होना जी। मतलब डी एडिक्शन जो है, इफ़ ही इज़ एडिक्टेड टू थिंक, तो सबसे पहले तो उसको खुद को इच्छा होना चाहिए कि भाई अब ये मेरे शरीर के लिए अच्छा नहीं है। ये आज डिस्ट्रेस होने के लिए मैं ले रहा हूँ, लेकिन कल इसका इफ़ेक्ट मेरे शरीर पे होने वाला है। लेकिन वो अभी कैसा है कि वो इट बिकम्स अ फैशन और वो स्टेटस टाइप कंसेप्ट हो गया स्मोकिंग इज़ दी, कि 4 दोस्त मिलते हैं उसमें से 2 नहीं पी रहे होंगे तो वो उनके दोस्ती के लायक नहीं होते। तो उसी में वो लोग चले जा रहे हैं, लेकिन उसके वजह से रेस्पिरेटरी डिसीजेस हो रहे हैं, लोगों को फेफड़ों की तकलीफ हो रही है, फीमेल्स में भी उसके सारे बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। तो वो उसके मन की इच्छा जब तक होती नहीं तब तक किसी को डी एडिक्शन कर नहीं सकते। और फिर फैमिली का सपोर्ट होना कि भाई इसको डी एडिक्ट करना है, तो नहीं तो क्या हो जाता है कि अभी देखा जाता है कि जब तक तुम ये व्यसन मुक्ति नहीं करोगे तो आने वाले दिनों में ये बीमारियाँ आपका घर कर लेंगी। बहुत अच्छा लगा सर आपसे लाइफस्टाइल मैनेजमेंट के बारे में सुन के, नेचुरल वेज के बारे में सुन के, कैसे नेचुरल वेज के थ्रू हम लोग डायबिटीज़ को ख़त्म कर सकते हैं, कैसे स्लीपिंग शेड्यूल बढ़ाना चाहिए, कैसे सिगरेट छोड़ने का पहला स्टेप होता है कि अपना मन बनाना। ये सब सुन के काफ़ी कुछ आपसे नॉलेज मिली है। मैं आपका बहुत ही थैंकफुल हूँ, आप यहाँ आए, आपने हमारे ऑडियंस को नॉलेज दी। होप करता हूँ कि नेक्स्ट टाइम हम और बड़ा सेशन लें जिसमें हम लोग डीपली जाएं, जैसे कि आपने बताया कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में जैसे ओजोन बात होती है, सोना बात होती है, तो नेक्स्ट सेशन में हम लोग डीपली उन चीज़ों के बारे में टेक्निकली पढ़ेंगे कि कैसे वो वर्कआउट करती है,
कैसे वो इम्प्लीमेंट की जा सकती है डेली लाइफ में, कैसे गोबर गैस को हम सिटीज़ में कैसे ला सकते हैं, अगर हम लोग फ्लैट्स में रह रहे हैं तो वहाँ पे कैसे यूज़ कर सकते हैं, एक अर्बनाइजेशन को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं थोड़ा और। तो आज समय का थोड़ा शॉर्टेज है सर आपके पास भी, तो हम लोग यहीं पे इस सेशन को वाइंड अप करते हैं। होप है कि आप नेक्स्ट टाइम निकाल के आएंगे और हम लोग डीपली एक और बड़ा